दोस्तों आज की मूवी द एक्सोर्सिस्ट होने वाली है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई है। बस फर्क इतना है कि रियल की स्टोरी में एक लड़का पर डीमन कब्जा किया होता है और हमें इस मूवी में एक लड़की पर दिखाया गया है। और यह रियल वाला लड़का कौन है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग इराक शहर को दिखाते हुए होती है, जहां पर प्राचीन सभ्यता की खुदाई चल रही होती है। यहीं पर एक फादर मरीन होते हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। उन्हें यहाँ पर एक डीमन की कटी हुई स्टैचू मिलती है, जो कि डीमन पोजोजू का होता है। वह बहुत ही पावरफुल होता है। वह अपनी पावर से गर्मियों के मौसम में बाढ़, सूखा और टिड्डियों की मदद से फसलों को बर्बाद कर देता था। फादर मरीन उसके बारे में रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और डीमन लमास्टू के बारे में पता चलता है। यह डीमन नॉर्मली औरतों बच्चों को मारकर उनका खून पीता है, और यह पजोजू से ठीक उल्टा होता है। पजोजू लमास्टू की कड़ी टक्कर दुश्मनी होती है। जो लोग लमास्टू से परेशान होते हैं वो पजोजू का सहारा लेते हैं उससे बचने के लिए। अगले सीन में फादर मरीन एक स्टैचू के पास होते हैं। वह स्टैचू डीमन पजोजू का होता है। यहीं पर दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसके द्वारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों पजोजू और लमास्टू ही हैं, जिनकी आपस में कभी नहीं बनती है। अगले सीन में जॉर्ज टाउन शहर को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी पढ़ रही होती है। उसे कुछ आवाज आ रही होती है, तो उसे देखने के लिए बाहर जाती है। वह आवाज उसके घर के एटिक से आ रही होती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर चूहे होंगे, और इसका नाम क्रिस होता है। वह एक सक्सेसफुल एक्टर है, और वह अपनी पति से दूर यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहती है, और इसके साथ सर्वेंट भी होते हैं। यह दोनों यहाँ पर बहुत खुशी से रहते हैं। अगले सुबह वह अपने शूटिंग के लिए जाती है और अपने लोकेशन पर पहुँचती है, जहाँ पर इसका डायरेक्टर मिस्टर बर्ग होता है। वह यहाँ पर अपनी शूटिंग को कंप्लीट करती है। यहीं पर हम फादर डैमियन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शूटिंग देखने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने घर पर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। डैमियन अपनी मॉम से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ पैसे रखकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम क्रिस और रेगन को देखते हैं, जहाँ पर रेगन उसे एक ओइजा बोर्ड दिखाती है और कहती है कि इसे मैं खेलती हूँ, जिस पर क्रिस कहती है कि इसे अकेला नहीं खेला जाता है। जिस पर रेगन कहती है कि इसे मैं अकेले नहीं बल्कि कैप्टन हाउडी के साथ खेलती हूँ। मैं सवाल करती हूँ और वो जवाब देते हैं। फिर क्रिस कहती है कि लाओ मेरे साथ खेलो। जब क्रिस उससे खेलने के लिए उस बोर्ड के पास पहुँचती है, तभी उस बोर्ड का पॉइंटर अपने आप ही दूर चला जाता है। यह देखकर क्रिस रेगन से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? जिस पर रेगन कहती है कि मैं नहीं, कैप्टन हाउडी नहीं चाहते हैं। इस बात को क्रिस मजाक में लेती है और उसे इग्नोर कर देती है। इधर डैमियन एक बार में होता है, जहाँ वो फादर टॉम से बताता है कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क में रहना चाहता हूँ। इसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। रात को क्रिस को किसी का फोन आता है और वो देखती है कि रेगन उसके पास है, और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? जिस पर रेगन बताती है कि उसका बेड बहुत जोर से हिल रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर दोनों सो जाते हैं। क्रिस ने यहाँ पर उसके बात को इग्नोर कर दिया होता है। सुबह चर्च में एक फादर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि चर्च में मदर मेरी की स्टैचू के साथ कोई घिनौना हरकत कर दिया है, जो कि किसी डीमन के आने का संदेश होता है। फिर रेगन हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसका कुछ चेकअप कर रहे होते हैं। इसी दौरान रेगन बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है और अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रेगन को कोई नर्व प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसका टोन हाई हो गया है, जिस वजह से वो ज्यादा गुस्सा करने लगती है और यह आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। जिस पर क्रिस कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ डैमियन अपने मॉम को मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम एक हॉस्पिटल में होती है। डैमियन यहाँ पर अपने अंकल के साथ आया होता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। डैमियन उसे एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में रखना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रात को क्रिस अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी होती है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच में रेगन आ जाती है और वह एक सीनियर सिटीजन से कहती है कि तुम ऊपर मरने वाले
वाले हो, और यहीं पर टॉयलेट कर देती है और सभी के पार्टी को किरकिरा कर देती है। फिर क्रिस उसे वहाँ से ले जाती है और नहलाती है और नहला कर उसे सुला देती है। वो उसे सुला कर जा रही होती है, तभी उसके रूम से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। क्रिस तुरंत ही उसके कमरे में जाती है और देखती है कि उसका बेड बुरी तरह से हिल रहा है। वो उस बेड को रोकने के लिए उस बेड पर चढ़ जाती है। अगले सीन में हम डेमियन को देखते हैं जिसकी मॉम की मृत्यु हो गई है। वो बहुत ही अपसेट होता है और अपनी मॉम की मृत्यु को दोषी अपने आप को ही मानता है। वह अगली सुबह अपनी मॉम के लिए चर्च में प्रेयर करता है। इधर रेगन एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए उसका टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि जॉर्ज की रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल होती है। सभी डॉक्टर उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर रेगन की हालत और ही बिगड़ गई होती है और उसे देखने के लिए एक डॉक्टर उसके पास जाता है, लेकिन रेगन उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है और उसे दूसरी लैंग्वेज में गलत काम करने के लिए कहने लगती है। फिर डॉक्टर को कुछ यहाँ पर नहीं समझ आता है तो वो उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। फिर वो डॉक्टर बाहर आते हैं जिससे क्रिस पूछती है कि डॉक्टर उसके साथ क्या हो रहा है, वो बिस्तर से ऐसे कैसे उठ सकती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि उसे कोई टेम्परेरी लोब है। तभी उनके बात को बीच में ही क्रिस काट देती है और उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि पहले भी आप लोगों ने भी इस बीमारी को बता चुके हैं। फिर डॉक्टर उसे एक साइकाट्रिस्ट की सलाह देते हैं। फिर सभी डॉक्टर एक बार और उसका टेस्ट करने के लिए ले आते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट इस बार भी नॉर्मल होती है और यहाँ पर डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे हुआ क्या है। अगले सीन में क्रिस अपने घर पर आती है जहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और बताता है कि बर्ग मर चुका है। वह सीढ़ियों से नीचे गिरा और उसका सर पूरी तरह से घूमकर टूट गया। ये लोग उसकी मौत की वजह उसका अल्कोहल समझते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा शराब पीता था। इसी बीच में रेगन अजीब तरह से सीढ़ियों से उल्टा ही चलने आती है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। यह देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में रेगन के पास एक साइकाट्रिस्ट आता है और वह रेगन के अंदर से कैप्टन हाउडिक से बात करने की कोशिश करता है। तभी रेगन अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और वह साइकाट्रिस्ट पे अटैक कर देती है। सुबह डेमियन रनिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर विलियम आता है और वह बताता है कि आपको पता ही होगा कि बर्ग की मृत्यु हो गई है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई है। मुझे लगता है कि उसकी मौत के पीछे कोई ब्लैक मैजिक है और उसकी मौत अननेचुरल तरीके से हुई है। जिस पर डेमियन कहता है कि देखिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। यहीं पर विलियम उसे मूवी के लिए पूछता है जिस पर वो हाँ कर देता है। इधर रेगन की हालत और भी खराब हो रही थी और सभी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर सभी डॉक्टर का ग्रुप मिलकर उसे पागल खाने में भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन क्रिस उसे पागल खाने जाने से साफ साफ मना कर देती है। यहीं पर एक डॉक्टर रेगन को एक प्रीस्ट यानी हमारे भाषा में झाड़ फूक वाले ओझा के पास भेजाने के लिए कहता है। फिर सभी रेगन को लेकर घर आते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर पर वही पुलिस ऑफिसर विलियम आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी रेगन से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। शायद उस दिन बर्ग उसके कमरे में था, जिस पर क्रिस कहते हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से बीमार है और वो कुछ भी नहीं जानती है और वो उस दिन नींद की गोलियां भी ले ली थी। फिर विलियम बताता है कि बर्ग की मौत मुझे अननेचुरल लगती है, कोई ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही है। मुझे लगता था कि आपकी बेटी ने कुछ न कुछ देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। फिर वो यहाँ पर क्रिस का ऑटोग्राफ लेता है क्योंकि वो उसका फैन होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रेगन के रूम से जोर जोर से आवाज आने लगती है। क्रिस उसके कमरे में जाकर देखती है कि रेगन क्रॉस से अपने प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा लिया है और वो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रेगन उसे ही मार देती है जिसके वजह से उसे चोट लग जाती है। फिर उसकी मदद करने के लिए उसके सर्वेंट भी आने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और एक अलमीरा क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन क्रिस उससे बच जाती है। तभी रेगन का सर पूरी तरह से रोटेट होकर पीछे की तरफ घूम जाता है और वो बताती है कि बर्ग को तुम्हारी बेटी रेगन ने ही मारा है। यह सब देखकर क्रिस पूरी तरह से डर जाती है और यहाँ पर उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर कोई डीमन है और वो डीमन के द्वारा ही पोजेस्ड हो गई है। अगले सीन में फादर डेमियन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वह रेगन के बारे में सब कुछ बता देती है। वह रेगन के साथ साथ हुए आज तक के सारे एक्सीडेंट के बारे में उसे बता देती है और मदद के लिए कहती है, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि एक्सोर्सिज्म करने के लिए चर्च को एक वैलिड प्रूफ देना पड़ता है, तभी वो परमिशन देते हैं, जो कि अक्सर नहीं मिलता है क्योंकि चर्च परमिशन देने के लिए प्रूफ मांगता है और वो प्रूफ सॉलिड होना चाहिए और इसमें बहुत समय लग जाता है। जिस पर क्रिस कहती है कि आप एक बार उसे देख तो सकते हैं और वो रोने लगती है। फिर वो उन्हें अपने घर पर ले आती है, जहाँ पर डेमियन रेगन के रूम में जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर रेगन कहती है कि मैं डेविल हूँ और तुम मेरे बंधनों
बंधनों को ढीला कर दो। डेमियन कहता है कि तुम अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं रेगन नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ और रेगन हमारे अंदर है। यहाँ पर डीमन ने पूरी तरह से रेगन पर कब्जा कर लिया होता है और यह रेगन के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसी बीच वो डीमन डेमियन को उसकी माँ के बारे में बताने लगता है और उनकी मौत की वजह डेमियन को ही बताता है, जिससे डेमियन यहाँ पर थोड़ा परेशान तो जरूर होता है। फिर भी वो डीमन से पूछता है कि तुम्हें मेरी माँ के बारे में पता है तो उनका मिडिल नेम बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए। जिस पर वो डीमन उस पर एक गंदी सी उल्टी कर देता है। यहाँ पर वो डीमन डेमियन के माइंड को पढ़कर उसका जवाब दे रहा होता है, जो कि इस वक्त वो शांत होता है और डेमियन को यहाँ पर नहीं लगता कि रेगन किसी डीमन द्वारा पोजेस्ड है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो रेगन के पास आता है और उसके चारों तरफ रिकॉर्डिंग टेप को रख देता है और वो उस पर एक होली वाटर डालता है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगता है और अलग अलग लैंग्वेज में बात करने लगता है। फिर वो क्रिस को बताता है कि उस पर मैंने होली वाटर नहीं बल्कि एक साधारण नल का पानी डाला था और उसने अजीब तरह की प्रक्रिया दिखाई है। यहीं पर क्रिस बताती है कि उसने ही बर्ग को मार डाला है। फिर डेमियन उन रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है और समझने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे क्रिस के घर से फोन आता है और वो तुरंत ही उसके घर जाता है और जाकर देखता है कि रेगन के शरीर पे हेल्प मी का निशान बना हुआ है। वह देखने के बाद यह समझ जाता है कि रेगन डीमन द्वारा ही पोजेस्ड है। अगली सुबह वह चर्च में जाता है, जहाँ पर सारे प्रूफ को दिखाता है और एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन मांगता है। चर्च के फादर कहते हैं कि क्या तुम ये एक्सोर्सिज्म अकेले ही करना चाहते हो, जिस पर वो हाँ कहता है। फिर फादर कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लो जिसे की अनुभव हो, और वो फादर डेमियन के साथ फादर मरीन को भेजते हैं, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर दोनों फादर क्रिस के घर पर जाते हैं, जहाँ पर रेगन बहुत देर से आवाज कर रही थी। फिर फादर मरीन कहते हैं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। वह तैयार होते वक्त डेमियन को समझाते हैं कि तुम्हें उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। वह बचने के लिए तुम्हारी इमोशनल के साथ खेलेगा, लेकिन तुम्हें उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। फिर वह दोनों उसके कमरे में जाते हैं और उसके ऊपर होली वाटर डालकर उसका एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। यहाँ पर डेमियन उनका साथ दे रहा होता है। उनके प्रेयर से उस डीमन को दर्द होने लगता है, वह तड़पने लगता है। फिर वह उस बेड को ऊपर हवा में उड़ा देता है और वो अपनी जीभ को बाहर निकालने लगता है, जो कि बहुत लंबी होती है। फिर वो यहाँ पर गंदी सी उल्टी भी करने लगता है और वो डीमन फादर पर हंसने लगता है। फिर भी फादर अपने प्रेयर को चालू रखते हैं। फिर डीमन अपने सर को पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमा देता है और वो हवा में उड़ने भी लगता है। और यहाँ पर फादर को प्रेयर को रोकने के लिए बीच में बहुत बाधा भी डालता है। यहीं पर फादर उस डीमन को भी देखते हैं, जो कि पजुजू होता है। यहाँ पर उस डीमन का हमें एक झलक देखने को मिलती है। दोनों फादर यहाँ से बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए। फिर डेमियन उसके कमरे में आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम की एक झलक को देखता है और वो डीमन उसकी मॉम को लेकर उसे बहुत ही इमोशनल करने लगता है। डेमियन अपनी मॉम को लेकर बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर फादर मरीन आते हैं और उसे परेशान देखकर उसे बाहर भेज देते हैं और अकेले ही एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डेमियन कमरे में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि फादर मरीन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है और उसे देखकर डीमन हंस रहा होता है। यह सब देखकर डेमियन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस डीमन को मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। फिर वो डीमन उसके शरीर के अंदर आ जाता है और वो रेगन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डेमियन अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है और खिड़की से बाहर की तरफ कूद जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसने रेगन को बचाने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर लिया होता है। लास्ट टाइम पर उसके पास एक दोस्त आता है और उसकी आत्मा के लिए प्रेयर करने लगता है और यह फादर जोसेफ डायर होते हैं। इसके बाद रेगन पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। कुछ दिनों बाद क्रिस रेगन को लेकर यह घर छोड़कर दूसरे शहर में जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और वो उन्हें गुड बाय बोलते हैं। तभी यहाँ पर जाने लगते हैं और क्रिस बीच में ही कार को रोक देती है और फादर को एक लॉकेट देती है, जो कि फादर मरीन का होता है। फिर वो फादर उस लॉकेट को क्रिस को ही वापस कर देते हैं और लेने से मना कर देते हैं। और यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर विलियम आता है और फादर उससे बात करने लगते हैं और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यह मूवी खत्म होने के बाद बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाती है, जैसे कि डीमन पजुजू ने रेगन को ही क्यों पोजेस्ट किया था और फादर मरीन की मृत्यु अचानक से कैसे हो गई है, और कुछ ही ऐसे सवाल होते हैं जो कि हमें आगे आने वाली वीडियो में ही पता चलेगा। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की रियल घटना सन 1949 में हुई थी। यह घटना अमेरिका के एक छोटे से गांव में 12 साल के लड़के जिसका नाम रोनाल्ड होता है उसके साथ ही घटी हुई होती है और ये सारी
सारी घटना उसी फैमिली के साथ घटी होती है और उसी के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।